हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 13 से लेके सेक्शन नंबर 21 तक। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने देखा था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की हुआ कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए और एक्सप्रेसिवली वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। आज हम फ्री कंसेंट के जो पार्ट्स है, कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कौन से सेक्शंस के अंदर बताए गए हैं और एक्चुअल में इनका मीनिंग होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है हमारी कि एक्चुअल में फ्री कंसेंट में टर्म कंसेंट का मीनिंग क्या होता है। तो जो सेक्शन 13 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो डिफाइन करता है टर्म कंसेंट को। कंसेंट का मतलब होता है कि व्हेन टू और मोर पर्सन्स एग्री अपॉन द सेम थिंग इन अ सेम सेंस, तो उसे हम क्या कहेंगे कि कंसेंट कहेंगे। कंसेंट का जर्नल मीन मतलब होता है, मतलब इसको आप सिंपल लें तो मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, यानी कि दोनों पर्सन जो है वो एक ही उसके ऊपर क्या करने चाहिए, एग्री होने चाहिए। यानी कि बोथ पार्टी मस्ट एग्री टू द सेम सब्जेक्ट मैटर इन द सेम सेंस। अगर डिफरेंट होती है तो कोई भी कंसेंट वहां पे नहीं मानी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन को अपना घर बेचना चाहता है, लेकिन यहाँ पे बी को लगता है कि वो ए से क्या खरीद रहा है, एक अपार्टमेंट खरीद रहा है, और फिर वो उसके ऊपर कंसेंट देता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये कंसेंट नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुआ। ए घर बेच रहा है, लेकिन बी को क्या लग रहा है कि वो उससे क्या खरीद रहा है, एक अपार्टमेंट खरीद रहा है। ये कंसेंट कब होगा? ये कंसेंट तब माना जाएगा जब ए जो है वो बी को कहता है कि मैं तुम्हें मेरा ये घर जो है वो 5 लाख रुपीज में बेचने के लिए तैयार हूँ, और बी इसी सेंस में उससे क्या कर जाता है, एग्री कर जाता है कि मैं आपसे आपका ये घर 5 लाख में लेने के लिए तैयार हूं। तो इसे क्या कहते हैं? हम इसे कंसेंट कहते हैं। जहां पे कंसेंट नहीं होगी सेम सेंस के अंदर, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अब जो कंसेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, जो कंसेंट होगी उसका फ्री होना नेसेसरी होता है। तो सेक्शन 14 बात करता है फ्री कंसेंट के बारे में। एज पर सेक्शन 14, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन दे आर एब्सेंट, यानी कि इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें कंसेंट दी गई है, अगर वो कंसेंट इन सभी चीजों से क्या है, फ्री है, कॉर्जन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से और मिस्टेक से, तो क्या माना जाएगा कि कंसेंट जो है वो फ्री है। अब कंसेंट जो है, ये तो हमने देख लिया कि फ्री कब होगी, जब ये सारे एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। अब इन एलिमेंट्स को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कॉर्जन, जो सेक्शन नंबर 15 के अंदर क्या करा गया है, डिफाइन करा गया है कि कॉर्जन होता क्या है। कॉर्जन का मतलब होता है कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट forbidden by Indian Penal Code against another person. Indian Penal Code now which is BNS। तो कोई भी ऐसा एक्ट जो आप कमिट करते हो या थ्रेट करते हो किसी पर्सन को, डराते धमकाते हो, जो एक्ट फोरबिडन है, यानी कि जिसे प्रोहिबिट किया गया है बाय इंडियन पीनल कोड अगेंस्ट अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में, तो वो क्या कहलाता है, कॉर्जन कहलाता है। या फिर आप किसी पर्सन को अनलॉफुल डिटेन करते हो या उसे थ्रेटन करते हो, उसे डराते हो कि आप उसकी प्रॉपर्टी जो है दूसरे पर्सन की, आप उसको क्या कर लोगे, डिटेन कर लोगे, विद द व्यू, इस व्यू के साथ में, इस विचार के साथ में कि आप उस पर्सन की कंसेंट को क्या करना चाहते हो, लेना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये ए पर्सन बी से कहता है कि अगर तुमने इस घर के पेपर्स के ऊपर साइन नहीं किया तो तुम्हारी फैमिली जो है वो खतरे के अंदर आ जाएगी। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये कॉर्जन हो गया। ऐसा सीन आपने सिंघम मूवी में भी देखा होगा, जहां पे वो जयकांत शिगरे पेपर पे साइन कराता है, तो वो कॉर्जन के अंदर डरा के धमका के उसको क्या कराता है, साइन करवाता है पेपर से। इसके एग्जाम्पल्स हो गए जैसे थ्रेट टू किल, आपने इसको डराया कि मैं आपको मार दूंगा, या आप कहोगे कि आप उसको कि मैं आपको कोई हार्म पहुंचाऊंगा। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, हमारी कॉर्जन के अंदर आती है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, यानी कि अगर कोई भी कंसेंट कॉर्जन के थ्रू ली गई है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, एग्रीमेंट वॉइडेबल होगा एट दी ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। यानी कि जो जिस पार्टी को डराया धमकाया था आपने, जिसको डरा धमका के आपने उसकी कंसेंट दी थी, उस पार्टी के ऑप्शन पे क्या हो सकता है, एग्रीमेंट वॉइडेबल हो जाएगा। एग्रीव्ड पार्टी के पास में ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, खत्म कर सकती है। अगर एग्रीव्ड पार्टी डिसाइड्स टू रिस्काइन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर वो कैंसिल करने की बात कहती है, तो ही मस्ट रिटर्न ऑल द बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय सच पर्सन। तो उस पर्सन के थ्रू उसको जो भी बेनिफिट्स मिले हैं, वो सारे के सारे बेनिफिट्स उसको क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बात करी ए और बी पर्सन, दो पर्सन हैं, जहां पे ए बी से कहता है कि तुम मुझे प्रॉपर्टी दे रहे हो या नहीं, और उसे डरा धमका के वो क्या करता है, प्रॉपर्टी पेपर पे साइन करवा लेता है, और उसके बदले में उसे क्या करता है, 50 लाख रुपए दे देता है। अब अगर बी जो है इसको खत्म करवाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराता है, तो जो 50 लाख रुपए बी को ए से मिले थे डरा धमकाने के बाद में, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उससे जो उसको मिले थे, तो बी को 50 लाख रुपए वापस ए को देने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर एलिमेंट आता है, वो आता है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो सेक्शन नंबर 16 के अंदर बात करी गई है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि
जहां पे एक पार्टी जो है वो अपनी डोमिनेट पोजीशन का, अपनी पोजीशन का यूज कर रही है और दूसरे पर्सन से आप कंसेंट ले रही है, यानी कि आप अनफेयर एडवांटेज यूज कर रहे हो अपनी पोजीशन का। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, जहां पे वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, जहां पे एक पार्टी जो है वो इस पोजीशन में है कि वो दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट कर सकती है और यूज करती है उस पोजीशन को टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर, यानी कि आप दूसरे पर्सन को क्या कर रहे हो, अपनी पोजीशन के बलबूते पर आप उससे कंसेंट हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, आप एक अनफेयर एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे हो। इसमें सिर्फ एसेंशियल जो कंडीशन है वो ये है, डोमिनेट पोजीशन के अंदर हो आप, दूसरा आप अनफेयर एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे हो। तो डोमिनेट पोजीशन कब प्रिज्यूम करी जाएगी, यानी कि कब एग्जिस्ट करती है, अगर आप कोई ऐसी अथॉरिटी के अंदर हो, जैसे मास्टर सर्वेंट की अथॉरिटी में हो गया, पेरेंट चिल्ड्रन की अथॉरिटी, या कोई फिजिडरी रिलेशनशिप है आपके बीच में, या तो आप अथॉरिटी में हो या कोई फिजिडरी रिलेशनशिप है, जैसे मास्टर सर्वेंट हो गया, पेरेंट चाइल्ड हो गया, डॉक्टर पेशेंट हो गया, ट्रस्टी या बेनिफिशियरी हो गए, स्पिरिचुअल गुरु हो गए, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। या फिर पर्सन, जो दूसरा पर्सन है वो मेंटली और फिजिकली वीक है, या तो ओल्ड एज है या इलनेस है, मेंटल डिस्ट्रेस है, या टेम्परेरी और परमानेंट इनकेपेसिटी। इसको हम एक एग्जांपल से ऐसे ले सकते हैं, जैसे अगर ए पर्सन है वो क्या करता है, बी पर्सन जो एक है ना इन ओल्ड पर्सन है, ठीक है, ओल्ड पर्सन है, उसको क्या करता है, डराता है कि आप क्या करो, इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपको साइन करना ही पड़ेगा, अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज करके वो उससे पेपर पे साइन करवा लेता है। तो यहाँ जो बी ने कंसेंट दी वो किसके अंदर कंसिडर करी जाएगी, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर कंसिडर करी जाएगी, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं हम, वही चीज आई है कि व्हेन अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन कब मानी जाएगी, व्हेन ही होल्ड्स और अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी होती है उसके ऊपर, फॉर एग्जांपल मास्टर सर्वेंट, या फिजिडरी ट्रस्ट रिलेशनशिप में होता है जैसे डॉक्टर एंड पेशेंट, या वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन जहां पे उसकी मेंटल कैपेसिटी जो है वो टेम्परली या परमानेंटली इफेक्टेड है, किस रीजन की वजह से, एज की वजह से, इलनेस की वजह से, या उसकी मेंटल और बॉडी डिस्ट्रेस या पेन की वजह से। होता क्या है इसके अंदर, जर्नली जो पर्सन एलिगेशंस लगाता है कि इस पर्सन ने मेरी कंसेंट जो ली है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर में ली है, उस पर्सन को प्रूव करना होता है। बट जब एक पार्टी ऐसी पोजीशन में है कि वो दूसरे पार्टी की जो भी विल है, उसकी जो इच्छा है उसको क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, उसको डोमिनेट करके उसकी इच्छा को बदल सकती है, तो यहाँ पे बर्डन शिफ्ट हो जाता है डोमिनेट पार्टी के ऊपर, ये प्रूव करने के लिए कि यहाँ पे कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था। जैसे हमने पीछे लास्ट एग्जांपल देखा था ए और बी, जिसमें बी जो है ओल्ड पर्सन था, अगर बी यहाँ पे ए के अगेंस्ट में केस करता है कि इस पर्सन ने मेरी कंसेंट जो है वो पेपर पे जो साइन कराई है वो मुझसे अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज करके कराई है, अंडर सेक्शन 16 करवाई है, तो यहाँ पे अब ए के ऊपर बर्डन आ जाता है कि वो ये प्रूव करे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज नहीं किया है। दैट बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस शैल लाई अपॉन अ पर्सन इन अ डोमिनेंट पोजीशन। जनरली जो पर्सन एलिगेशंस लगा रहा है उसके ऊपर होता है, लेकिन अगर पर्सन यहाँ पे डोमिनेट पोजीशन में है तो उसको यहाँ ये शो करना पड़ेगा कि नहीं, मैंने अपनी डोमिनेट पोजीशन का यूज नहीं किया है, ये पर्सन झूठ बोल रहा है। अब इसका क्या इफेक्ट होगा, सेम वही सेक्शन 19 में बताया गया है कि एग्रीमेंट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी, पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकती है, और अगर पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाती है तो उसे जो भी बेनिफिट्स उसे रिस्टोर हुए हैं वो सारे के सारे बेनिफिट्स उसे वापस से देने होंगे, जो भी पैसा अगर उसको मिलता है या कुछ भी चीज उसको मिली है तो वो वापस से उसको वो सारी चीजें उसको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है, तो मीनिंग ऑफ फ्रॉड पहले आप एक्सप्लेन करोगे कि फ्रॉड का मतलब क्या होता है। फ्रॉड का मतलब होता है means and includes any of the following acts committed by party to a contract, कोई भी एक्ट जो कमिट किया गया है by party to a contract with his convenience, उसके खुद के थ्रू, मतलब उसके खुद के बिहाफ पे या फिर उसके एजेंट के बिहाफ पे, इस इंटेंशन के साथ में कि वो दूसरी पार्टी को क्या करना चाहता है, या उसकी दूसरी पार्टी के एजेंट को डिसीव करना चाहता है, उसे धोखा देना चाहता है, छल करना चाहता है, और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और उसको क्या करना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेके आना चाहता है, तो उसमें उसने क्या कमिट किया है, फ्रॉड कमिट किया है। तो सिंपल अगर हम देखें तो फ्रॉड कंस्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कोई भी पार्टी होनी चाहिए, एक्ट होना चाहिए किसी भी पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट का विथ हिज कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट। सेकंड, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड, इंटेंट टू डिसीव अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन को इंटेंशन होनी चाहिए उसे डिसीव करने की या उसके एजेंट को डिसीव करने की। और थर्ड, इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाने के लिए क्या करना चाहिए, इंड्यूस करना चाहिए उसको, उसका पर्पस होना चाहिए कि वो उसकी कंसेंट ले ले। अब इसमें क्या है, द सजेशन एज अ फैक्ट, अब कब होगा फ्रॉड, क्या कौन कौन से एक्ट है, ये सारे एक्ट अगर उसके अंदर है तो क्या माना जाएगा कि उसने क्या कमिट किया है, फ्रॉड कमिट किया है। फॉल्स सजेशन ऑफ अ फैक्ट, यानी कि आप ऐसी चीज सजेस्ट करते हो जो आप जानते हो कि वो क्या है, गलत है। जैसे आप एक हॉर्स बेच रहे हो, घोड़ा बेच रहे हो, क्लेमिंग, आप ये क्लेम करते हो कि जो घोड़ा आप बेच रहे हो वो साउंड माइंड का है, लेकिन आप जानते हो कि उसमें साउंड माइंड का नहीं है, उसको कुछ ना कुछ डिजीज है, तो इसमें यहाँ पे आपने क्या कमिट किया है, फ्रॉड कमिट किया है।
एक्टिव कंसीलमेंट, हाइडिंग मटेरियल फैक्ट्स डेलिबरेटली, यानी कि अगर आप जानते हो कि वो पर्सन जो है क्या है, मतलब आप जो भी चीज कर रहे हो, आप जो मटेरियल फैक्ट्स है उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप उनको एक्टिवली कंसील कर रहे हो, आप उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कवरिंग द डिफेक्ट्स ऑफ अ गुड टू हाइड द डैमेज, यानी कि जैसे मैं किसी पर्सन को गुड्स बेच रही हूँ और उसमें जो जो डिफेक्ट है, जैसे मैंने किसी बी पर्सन को रेफ्रिजरेटर बेचा, अब मैं उसे क्या कंसील कर रही हूँ कि उस रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या है, डेंट आया हुआ है, तो यहाँ पे वो किस में आ जाएगा, फ्रॉड के अंदर आ जाएगा। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, यानी कि मैं ऐसा प्रॉमिस करती हूँ जिसका मैंने कभी नहीं सोचा ही नहीं है मैंने कि मैं उसको पूरा भी करूंगी, विद एन इंटेंशन टू नेवर फुलफिल इट। जैसे मैंने कहा कि तुम मुझे पैसा उधार दे दो और मैं तुम्हें थोड़े टाइम बाद वापस से लौटा दूंगी, मैंने उसको ये प्रॉमिस किया, बट मेरी इंटेंशन शुरू से यही थी कि मैं आपको वो पैसा वापस नहीं दूंगी। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, या कोई भी ऐसा एक्ट आप करते हो जैसे कोई ट्रिक या डिवाइसेज या कुछ भी ऐसा आप करते हो जिससे आप पार्टी को मिसलीड कर रहे हो, उसे धोखा दे रहे हो। एक्ट डिक्लेयर फ्रॉडुलेंटली, या फिर आप कोई ऐसा एक्ट करते हो जो कि स्पेशली लॉ के थ्रू क्या डिक्लेयर करा गया है, फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब डिसीव इंटेंशनली कॉज समवन टू बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू कन्वीनियंस विलिंगनेस फॉर बीइंग स्ट्रिक्टली इन्वॉल्व इन मोरल और इलीगल एक्ट। अब इसमें नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि क्या साइलेंस को भी हम फ्रॉड कंसिडर करेंगे, तो ये डिपेंड करता है साइलेंस इज अ फ्रॉड और नॉट, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। जर्नल रूल तो यही है कि मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड, बट कुछ एक्सेप्शंस है। यही चीज मैंने बोली कि नॉर्मली स्पीकिंग अगर जनरली हम बात करें तो साइलेंस जो है वो फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पे फ्रॉड कंसिडर किया जाता है, जहां पे आपकी ड्यूटी थी बताना लेकिन आप वहां पे नहीं बताते हो, तो आपकी जो चुप्पी है वो भी क्या मानी जाएगी, फ्रॉड में मानी जाएगी। साइलेंस इज इक्वलेंट टू फ्रॉड, जहां पे साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, यानी कि आपका बोलना नेसेसरी था, यानी कि अगर आप बोलते तो वो माना जाता, तो ये यहाँ पर भी फ्रॉड, अगर आप नहीं बोल रहे हो तो कंसिडर कर लिया जाएगा। जैसे कि ए पर्सन बी को कहता है कि मैं तुम्हारा कि जो तुम घोड़ा मुझे बेच रहे हो वो साउंड माइंड का है। अब यहाँ पे मैं कोई जवाब नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ चुप रहती हूँ, तो मेरी जो साइलेंस है उसको वो क्या मान लेगा, वो उसको हाँ मान लेगा। अगर वो घोड़ा जो मैं बेच रही हूँ वो अनसाउंड माइंड का है लेकिन मैं उसको नहीं बोल रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या कमिट किया है, फ्रॉड कमिट किया है। और व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ सर्कमस्टेंसेज, अगर सर्कमस्टेंसेज में कोई चेंज है तो व्हाट विल बी द इफेक्ट। अब वही सेम चीज सेक्शन 19 में आती है कि क्या इफेक्ट होगा अगर कंसेंट जो है वो ऑब्टेन करी गई है, इट इज कॉज्ड बाय फ्रॉड। तो सिंपल है, एग्रीमेंट वॉइडेबल होगा, ऑप्शन एफ दी एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव पार्टी के पास ऑप्शन है टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, और नॉट इफ अप एग्री पार्टी डिसाइडेड, अगर एग्री पार्टी डिसाइड करती है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करना है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को और क्लेम कर सकते हैं डैमेजेस फ्रॉम द अदर पार्टी। और अगर एग्री पार्टी डिसाइड करती है कि वो उसे दूसरी पार्टी को क्या करना है, दूसरी पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना है, तो जितने भी बेनिफिट्स उन्होंने रिसीव किए थे बाय सच पर्सन, वो सारे के सारे बेनिफिट्स उसे क्या करने होंगे, वापस से उनको देने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है अ रिप्रेजेंटेशन व्हेन रॉन्गली मेड आइदर इनोसेंटली, या तो आप इनोसेंटली या इंटेंशनली, वो क्या कहलाता है, मिस रिप्रेजेंटेशन। यानी कि अगर आप कोई रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग वे में गलत तरीके से कर देते हो, या तो इनोसेंटली आपको नहीं पता, या फिर इंटेंशनली, तो वो क्या माना जाता है, मिस रिप्रेजेंटेशन। व्हेन इट इज मेड इनोसेंटली, यानी कि आप इनोसेंट हो और अनइंटेंशनली करी गई है, तो इट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। और लेकिन अगर वो इंटेंशनली करा गया है तो इसे हम फ्रॉड कंसिडर कर लेंगे। मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स मेकिंग एनी स्टेटमेंट एज ट्रू बट एक्चुअली दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका सिंपल एग्जांपल ये ले लो कि ए पर्सन बी पर्सन को क्या कह रहा है कि मैं आपको अपना मैं आपको अपनी ये प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ, अपना ये लैंड बेचना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ए को भी यही लगता है कि जो उसकी प्रॉपर्टी है वो 200 गज की है और वो बी को भी यही बताता है, लेकिन जब बाद में उसको पता चलता है, बाद में बी को पता चलता है, तो वो निकलती है कितनी, 190 गज की निकलती है सिर्फ। तो यहाँ पे ए ने जो किया है वो फ्रॉड नहीं किया है, वो मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि प्रॉपर्टी की एक्चुअल में जो साइज है वो कितनी है, तो उसे हम मिस रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करेंगे क्योंकि ये इनोसेंट मिस्टेक है। लेकिन अगर मैं जानबूझ के वो उसको कहता कि उसको बता रहा है प्रॉपर्टी है 190 उसकी और वो उसको बताता है 200 की, जानबूझ के उसको पता है, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन में नहीं आता, फिर वो फ्रॉड में कन्वर्ट हो जाता। इसके क्या इफेक्ट होते हैं, अब नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स इफ द कंसेंट इज कॉज्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। सेम वॉइडेबल होगा, यानी कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ एग्रीड पार्टी। अब यहाँ पे पर्सन बी की तो कोई गलती नहीं थी ना, तो यहाँ पे बी जो है वो वॉइड करवा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को डिसाइड करता है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है, तो कोई भी अगर बेनिफिट्स उसने रिसीव किए हैं तो वो बेनिफिट्स उसको क्या करने पड़ेंगे, वापस से देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर इसमें एक एक्सेप्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइडेबल नहीं होगा, इफ कंसेंट कॉज बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और साइलेंस, की कंसेंट जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन और साइलेंस की वजह से, और एग्रीड पार्टी जो थी उसके पास में पूरे वो थे, मतलब अगर ए ने बी को प्रॉपर्टी दी या वो बी को कोई सामान दे रहा है जिसके बारे में वो कहता है कि वो ऐसा ऐसा सामान है लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा नहीं है, बट उसको भी यही लगता है, तो यहाँ पे कब वॉइडेबल नहीं होगा, वो तब वॉइडेबल नहीं होगा जब एग्रीव्ड पार्टी के पास में पूरे चांसेस थे कि आप उस सामान को जांच परख सकते हो टोटली, तब यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें
एक बात और है, सेक्शन 16 के अंदर 19A भी जो बात करता है रिगार्डिंग सेक्शन 16A, वो ये है कि मतलब कोर्ट के पास में भी पावर है कि कोर्ट जो है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो कोर्ट उसे पूरे कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड भी कर सकता है या फिर कुछ रीजनेबल कंडीशंस के साथ में उसे एनफोर्स भी कर सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं मिस्टेक क्या होती है। मिस्टेक का मतलब होता है एररनेस बिलीफ अबाउट सम फैक्ट्स। ठीक है, मिस्टेक हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में दो तरीके की है, एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक होती है मिस्टेक ऑफ लॉ। सेक्शन 20 बात करता है बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में, कि अगर दोनों पार्टीज जो है वो मिस्टेक के अंडर में है रिगार्डिंग फैक्ट्स, असेंशियल फैक्ट्स, तो एग्रीमेंट को क्या माना जाएगा, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। इसमें असेंशियल कंडीशंस ये है कि पार्टीज जो है दोनों दोनों ने मिस्टेक करी हो, मिस्टेक जो है वो रिगार्डिंग फैक्ट्स हो, जो असेंशियल फैक्ट्स थे उनके रिगार्डिंग में होनी चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि आप जो है सेल से पहले आपके गुड्स जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं, गुम जाते हैं, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, वॉइड हो गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है यहाँ पे। और इसको एक एग्जाम्पल से और समझे, तो जैसे ए एग्री करता है बी से कि वो उससे एक जो भी है घोड़ा खरीदेगा। इट टर्न्स आउट कि वो जो घोड़ा था वो क्या हो गया है, डेड हो चुका है, यानी कि जिस टाइम पे बार्गेन चल रहा था उस टाइम पे वो घोड़ा जो है वो मर गया था। दोनों ही पार्टी जो है वो इस फैक्ट के बारे में अवेयर नहीं थी, तो यहाँ पे एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, मीन्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मिस्टेक ऑफ लॉ, जिसे हम कहते हैं, जो सेक्शन नंबर 21 के अंदर जिसकी बात करी गई है। अब इसमें है दो तरीके से हम देखेंगे मिस्टेक ऑफ लॉ को, एक देखेंगे मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ और मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। अगर आप ये कहते हो कि आप मेरा इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दो, वॉइड डिक्लेयर कर दो, क्योंकि मुझे इंडिया के इस लॉ के बारे में नहीं पता था, नहीं, इग्नोरेंस ऑफ इंडियन लॉ इज नॉट अ एक्सक्यूज, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड ही माना जाएगा। लेकिन अगर कोई फॉरेन लॉ के रिगार्डिंग में मिस्टेक हो जाती है तो इसे कंसिडर किया जाता है सेम एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह, और इसे वॉइड डिक्लेयर माना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन नंबर 22, जो बात करता है यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में। अगर मिस्टेक जो है इसके अंदर वन पार्टी इज अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अगर एक ही पार्टी जो है वो मिस्टेक में है, यानी कि एक ही पार्टी जो है वो गलती करती है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, ना ही तो ये वॉइडेबल होगा, ना ही ये वॉइड माना जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा मिस्टेक, सिंपल मीनिंग है मिस्टेक का कि कोई भी एरर या फिर कोई भी एरर करते हो आप लॉ या फैक्ट के रिगार्डिंग में। मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो पार्ट में, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। यूनिलेटरल का सिंपल मीनिंग ये है कि अगर एक पार्टी जो है वो मिस्टेक करती है और वो कहती है कि अरे मुझे तो ये पता ही नहीं था फैक्ट के बारे में, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर दोनों पार्टीज ही अंडर अ मिस्टेक है, जिसमें अभी हमने घोड़े वाला एग्जांपल दिया कि ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें अपना घोड़ा बेचने के लिए तैयार हूं, और उन दोनों के बीच में जो भी बार्गेनिंग चल रही है उस रिगार्डिंग में घोड़े की डेथ हो जाती है, घोड़ा मर जाता है, यहाँ पे ना ए को पता है ना बी को पता है उसके बारे में, दोनों को नहीं पता है, दोनों की तरफ से मिस्टेक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट है मिस्टेक ऑफ लॉ, यानी कि आप लॉ की कोई आपने मिस्टेक करी, आपको लॉ के रिगार्डिंग में नहीं पता है। अब आप कहते हो मिस्टेक, इसमें भी दो पार्ट्स है, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। अब आप इंडियन लॉ वाले में कहते हो कि अरे सर मुझे तो पता ही नहीं था कि इंडिया के अंदर ऐसा ऐसा कुछ भी रूल चलता है, तो वो बात आपकी नहीं मानी जाएगी। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, ये एक लैटिन मैक्सिम है। यानी कि सिंपल एग्जांपल, आप रोड पे चल रहे हो और आप रोड पे चलते हुए कहते हो, आपको पुलिस वाला पकड़ लेता है और आप कहते हो अरे सर मुझे तो पता ही नहीं था कि हेलमेट भी लगाना होता है। तो सेम उसी सेंस के अंदर कि आप इंडिया के अंदर रहते हो और आप कह रहे हो कि मुझे इंडियन लॉ के बारे में पता ही नहीं है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड या अवॉइडेबल हो सकता है, नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही माना जाएगा। अगर आप कोई फॉरेन लॉ के रिगार्डिंग में कुछ मिस्टेक हो जाती है, यानी कि आप यहाँ रहते हो, आप बाहर से किसी पर्सन से कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है जो फॉरेन कंट्री में रहता है और वहां के आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो आप ये एक्सक्यूज कर सकते हो कि हाँ मुझे आपके कंट्री के लॉ के बारे में नहीं पता है, तो कॉन्ट्रैक्ट को आप वॉइड डिक्लेयर करा सकते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। तो आज की क्लास में हमने यही देखा कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंसेंट के साथ में होना चाहिए। तो कंसेंट के जितने भी पार्ट्स थे हमने उनको डिस्कस किया कि कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए। फ्री कंसेंट का मीनिंग क्या होता है, कंसेंट कौन से सेक्शन में डिफाइन करी गई है, सेक्शन 13 में डिफाइन करी गई है। उसके बाद में सेक्शन 14 बात करता है फ्री कंसेंट के बारे में, जिसके अंदर वो सारे पार्ट्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं। फिर सेक्शन 15 में हमने देखा कि कॉर्जन क्या होता है। सेक्शन 16 हमने देखा अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में हमने देखा। 17 फ्रॉड, 18 मिस रिप्रेजेंटेशन, 19 इफेक्ट्स बताता है कि क्या क्या इफेक्ट्स होंगे अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंसेंट कॉर्जन से ली गई है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई है या मिस रिप्रेजेंटेशन से ली गई है, उनके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। 19A में कोर्ट की पावर है, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि अगर कोई भी कंसेंट ली है आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट उसे क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को या तो सेट असाइड कर सकती है या फिर एनफोर्स करवा सकती है रीजनेबल कंडीशंस के साथ में। उसके बाद में हमने सेकंड मिस्टेक देखी कि मिस्टेक तीन तरीके से हम देखते हैं, तीन तरीके से नहीं, वैसे तो दो ही हो गया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, जिसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है और मिस्टेक ऑफ लॉ को भी हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया और ये देखा है कि कब वो वॉइड होगी और कब वैलिड मानी जाएगी। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट एंड हाउ इट शुड बी फ्री, या इस तरीके से आता है, या फिर व्हेन कॉन्ट्रैक्ट शुड बी ट्रीटेड एज अ फ्री कंसेंट, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। तो जब भी ये क्वेश्चन आए आपको उसको अटेम्प्ट करना है, पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसेंट कहाँ दी गई है,
कौन से सेक्शंस में दी गई है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देके उसके बाद में आप एक्सप्लेन करो कि सेक्शन यहाँ से लेके, या तो आप फ्लो चार्ट बना दो या आप उसमें एक्सप्लेन करो, फिर या फिर आप फ्लो चार्ट नहीं बनाते तो आप डायरेक्टली उसमें बताओ कि इसी सेक्शन के अंदर ये बताया, फिर उन सेक्शंस को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करो, इलस्ट्रेशंस उनके अंदर डालो, लास्ट में फिर कंक्लूजन डालो। इस तरीके से अगर आप आंसर्स को अटेम्प्ट करते हो तो डेफिनेटली यू विल स्कोर अ गुड मार्क्स। आई होप this topic is clear from section number 13 to section number 22 is completed. Now in the next class we will discuss further about the consideration. So thank you. Bye bye.